हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको स्पेशल क्लास पढ़ाने वाला हूं क्योंकि ये मेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं सोशल इश्यूज़ में आपको न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ा दिया था और उसके पहले वाले सारे आर्टिकल जो हैं ये कौशल विकास और अन्य जो यूथ लेड डेवलपमेंट था वो वाले आर्टिकल्स भी हो चुके थे, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आर्टिकल, चौथे वाला जो आर्टिकल है वृद्धजनों की बढ़ती आबादी, एजिंग पॉपुलेशन। इस पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे आज। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा क्योंकि ये मेंस से रिलेटेड टॉपिक है और कैसे ये रिलेटेड है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, तो उसको हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है वृद्धजनों की बढ़ती आबादी, एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि विजन या इसकी मैगजीन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ये पहले जान लीजिए, ये आर्टिकल दिया हुआ है वृद्धजनों की बढ़ती आबादी पे। अब आप अपना सिलेबस उठाइए। देखिए, ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, ये आपका GS2 का सिलेबस है। इसमें लिखा है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें 4 चीज़ें हैं। सिलेबस को आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें हैं और इसमें यह है कि पहले क्या है, शासन व्यवस्था है, यानी कि, और उसके बाद संविधान, शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 4 चीज़ें यहाँ पे इनका उल्लेख है। इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ों को उसने दिया हुआ है। ऐसे में मैं आपको सब चीज़ों तो नहीं, मतलब मैंने GS4 की कुछ क्लासेस ली हुई हैं, अभी कुछ क्लासेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें लगभग मैंने GS4 के बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं और इसी तरह मैं आपको GS4 3, 2, 1 सब पढ़ा दूंगा। बट चीज़ें आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मतलब क्या हो रहा है फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखते हैं, ये वाला आप टॉपिक उठाइए। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ये चीज यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी दोनों, क्योंकि दोनों का मेंस का सिलेबस सेम है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का सिलेबस सेम है, आपको ध्यान देना है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, ठीक, इसके लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक, किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक, इन जो अति संवेदनशील वर्ग है उसकी रक्षा और बेहतरी के लिए जो तंत्र है, गठित तंत्र है, उस तंत्र के बारे में जानना है आपको। विधि यानी जो नियम बने हुए हैं, लॉ है, क्या है इन संवेदनशील वर्गों के लिए। संस्थान यानी कौन कौन से संस्थान इसमें इन्वॉल्व हैं, और निकाय, कौन कौन से निकाय जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं तो क्या है कि देखिए, केंद्र और राज्य द्वारा ये दोनों उल्लेख किसकी की गई है, केंद्र की गई है और राज्यों की भी की गई है। ठीक है, जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, तो कौन आएगा इसमें अति संवेदनशील में। पहले आएंगे आपके मतलब अगर जातिवाइज में देखूं तो इसमें देखिए SC आ जाएंगे, ST आ जाएंगे, ठीक, OBC आ जाएंगे, इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ आ जाएंगे। ये क्या है, ये जातिवाइज मतलब या फिर धर्म वाइज जो है ये बातें आ गई। ये अति संवेदनशील वर्ग है क्योंकि इनके पास जो है क्या होता है कि संसाधनों का, पहुंच का, उनकी जिस प्रकार से भागीदारी का अनेक तरह के सवाल होते हैं, ये चीज़ आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसमें कौन आ जाएंगी संवेदनशील वर्ग में, महिलाएं आ जाएंगी। क्यों, महिलाएं तो बिल्कुल आएंगी, महिलाएं आएंगी ही, क्यों ना आए, क्योंकि इनके पास अभी भी आज आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से भेदभाव और अन्य चीज़ें जो है चलती हैं और महिलाओं से किस प्रकार दबा कर रखा जाता है, सारी चीज़ें हैं, उसको समझेंगे। महिलाएं आपके सुभेद वर्ग में आती हैं। नीचे आएंगे आप थोड़ा सा और इसमें तो एक व्यक्ति और आ जाएगा, वो है वृद्ध आबादी, यानी वृद्ध आबादी है। हमारे यहाँ जो बूढ़े लोग हैं वो भी हमारे अति संवेदनशील होते हैं। इसमें आ जाएंगे दिव्यांग लोग, ठीक, ये भी अति संवेदनशील हैं, दिव्यांग लोग भी तो हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ लोग और आएंगे, जैसे प्रवासी लोग आ जाएंगे, ठीक, प्रवासी समस्याएं, ये भी तो मतलब अगर प्रवासी है तो ये भी तो समस्याएं हैं हमारे लिए, संवेदनशील वर्ग है ये भी। इसके साथ साथ जो है वंचित और शोषित लोग जो है, अन्य वंचित और शोषित लोग होते हैं वो आ जाएंगे, अन्य वंचित और शोषित लोग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको ये बताया कि इसमें कौन कौन आएगा अति संवेदनशील वर्ग में। अगर मैं जाति वाइज और धर्म वाइज लूँ या तो फिर इसमें माइनॉरिटीज आ जाएं। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए ऐसे, उसमें या तो माइनॉरिटीज आ जाएंगे, ठीक, SC आ जाएंगे, ST आ जाएंगे, OBC आ जाएंगे। इनके पास क्या है कि बहुत सारे जो संसाधन हैं, जिस प्रकार से रिसोर्सेज हैं, जिस प्रकार से उनके दमन किया गया, अनेक जो मुद्दे हैं उसको क्या है सुभेद वर्ग में आ जाते हैं, मतलब ये संवेदनशील वर्ग में आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे देखूं तो महिलाएं आएंगी,
पूरे समुदाय में महिलाएं इंपॉर्टेंट है, वृद्ध जन की जो आबादी है वो आ जाएगी संवेदनशील वर्ग में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है प्रवासी लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं और अन्य वंचित और शोषित लोग हैं, वो क्या आ जाएंगे आपके संवेदनशील वर्ग हैं। तो उनके लिए जो है प्रत्येक के लिए क्या है कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं, जैसे एसटी के लिए है, एससीज के लिए है, ओबीसीज के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए स्माइल योजना हो गई, फिर अनेक जो है महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है किस प्रकार से वृद्ध जनों के लिए आबादी चलाई गई, इसमें जो है क्या बोलते हैं आपको दिव्यांगों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई। इसके साथ साथ जो है कि जो अन्य आबादी है, वंचित है, शोषित है, इसमें अति संवेदनशील में ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू समुदाय, जो मैंने पिछला आर्टिकल पढ़ाया हुआ है अभी मतलब पिछले वाली क्लास में मैंने एलजीबीटीक्यू के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, वो भी क्या आ जाएगा इसी से आ जाएगा, ठीक है। ये अति संवेदनशील वर्ग में आ जाएगा, ठीक। तो इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं तमाम, तब ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। इनके लिए क्या तंत्र बनाया गया है, इनकी बेहतरी, जीवन की बेहतरी के लिए कौन कौन से विधि बनाए गए हैं, संस्थान कौन कौन से हैं, निकाय कौन कौन से हैं, इनकी रक्षा और बेहतरी किस प्रकार से हो सकती है, और अगर हमें इन्हें अगर आगे बढ़ाना है तो हमें संभावित उपाय क्या करने चाहिए, इस पे बात जो है आती है। अगर आप यूपीएससी के प्रश्न को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पीवाईक्यूज में क्या है, पीवाईक्यूज में यही चीजें सवाल पूछी जाती है कि किस प्रकार से जो है हमें जो है इनके आगे बढ़ाना है, या फिर अगर मैं पीवाईक्यूज का एक सेट आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका एक सेट जो है टेलीग्राम पे आपको मैं डाल दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि प्रश्न जो है अगर आपने सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर लिया, ये वाले सिलेबस को, तो इससे सिलेबस से जो भी प्रश्न बने हैं वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस पे जरूर टेलीग्राम पे ये चीज डालूंगा। तो हम जानते हैं कि हमें अब अपने सिलेबस को देख लिया, अब आप देखते हैं वृद्धजन, यानी कि क्या है उस सिलेबस से हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, और उस रिलेट क्या करना वही है ही, ठीक है। तो ये हमारे GS2 का टॉपिक है, GS2 का टॉपिक, ठीक। तो अब हम आपको पढ़ाते हैं, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, और चीज़ें अगर पसंद आएंगी तो आप जरूर कमेंट करके अपने वैल्यूएबल जो भी फीडबैक्स है आप जरूर हमें दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा जी, ठीक है। तो अभी क्या न्यूज़ में आई, ये करंट अफेयर्स, अभी इसको आप चाहेंगे अगर वृद्ध जन से आबादी से समेत को भी प्रश्न आए तो आप चाहें तो इसी से शुरुआत कर सकते हैं कि ये जो UNFPA इंडिया है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत है, उसने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मतलब यहीं से चीज़ें उठाकर प्रीलिम्स में भी दे देता है आपको। मतलब आपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से कवर किया, प्रीलिम्स भी आपका कवर हो जाएगा। देखिए वहाँ पे आपने पढ़ा कि ये चीज़ दी हुई है, अब प्रीलिम्स के देखिए कि इसमें क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसने इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की, ठीक। अब इस रिपोर्ट में क्या बात की गई, ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अभी प्रीलिम्स में सीधे पूछेगा किसके द्वारा जारी की गई, या फिर मतलब इसके द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट ही दे देगा, तो आपको ध्यान देना है कि किसके द्वारा जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या है कि भारत के जो वृद्ध जन है उसकी जीवन की दशाओं में और कल्याण की जो है गहन समीक्षा की गई है, उनके बारे में जो है जो जीवन किस प्रकार से वे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या समस्याएं उस सब चीज़ों की जो है यहाँ पे इसमें समीक्षा की गई है। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से तैयार की गई, तो जानना है आपको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इसके सहयोग से जो है ये तैयार की गई है, ठीक है। अब बचवाते हैं हम लोग कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पे क्या नजर है, ठीक है। ये बात इसको जानते हैं कि क्या है उसमें जो प्रमुख बिंदु। तो इसमें क्या है कि 2010 के बाद से आपको बस जान लेना इसमें कि 15 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या उसमें गिरावट आई है, और वृद्ध जन की जो आबादी है वो तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। मतलब हमारे भारत में जो है वृद्ध जनों की आबादी में तेजी देखी जा रही है। अब ये बात है, यह मतलब कन्फर्म हो चुका है कि वृद्धों की आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। अब वृद्ध जनों की वास्तविक आबादी और वृद्धि के मामले में क्या है, अलग अलग राज्यों में काफी अंतर है। मतलब राज्यों के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में अधिक वृद्धि हुई है, कुछ राज्यों में कम वृद्धि हुई है, ठीक है। दक्षिण और पश्चिमी भारत की तुलना में क्या है, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में युवा आबादी जो है वो अधिक है। मतलब दक्षिण और पश्चिमी राज्य, दक्षिण राज्य देखा जाए मतलब ये भारत है, मान लीजिए भारत हो गया, ठीक। तो दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के मामले में जो मध्य वाला, ठीक है, ये यूपी नहीं, ये मध्य वाला, ठीक है, या और ये पूर्वोत्तर राज्य, इसमें क्या है कि आपको युवा आबादी यहाँ पे अधिक है, ठीक है। तो अब आते हैं, यही मेन चीज है आपको, ठीक है। UNFPA के बारे में थोड़ा सा प्रीलिम्स वाला चीज देख लीजिए। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है लाइन, किसके सहयोग से तैयार की गई है,
और यूएनएफपीए के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या है कि ट्रस्ट फंड के रूप में, ये यूपीएससी यहाँ पूछता है किसका निकाय है या फिर सांविधिक है या फिर जो संवैधानिक है, मतलब इसको कंफ्यूज करेगा, गलती सही दे देगा आपको। ये ट्रस्ट फंड के रूप में है इसको, ठीक है। 1959 में इसने कार्य करना शुरू किया। ये क्या है, यूएन महासभा का एक जो है सहायक निकाय है, इकोसोक के अंतर्गत जो है नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसके कार्य क्या है, जनसंख्या और विकास दर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है और अनेक जो है इसके सम्मेलन के जो निर्देशित होता है इसी से। और ये क्या करता है, महिलाओं युवाओं के लिए यौन और जनन संबंधी अधिकारों और प्राथमिकता की सुरक्षा करता है। प्रमुख लक्ष्य इसके क्या है, ये ध्यान लेना है कि आपको यूएनएफपीए के प्रमुख लक्ष्य है 2030 तक 30 का लक्ष्य हासिल करना। 30 क्या है कि परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता जो है उसकी स्थिति को समाप्त करना, मतलब परिवार नियोजन के समक्ष जो भी साधन होते हैं, उस जो भी परिवार नियोजन के समक्ष जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसके बारे में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ कि उपलब्ध ना हो, ठीक है, इसके बारे में वो देखता है, ठीक है। प्रसव और प्रसव के दौरान मृत्यु को समाप्त, मातृ मृत्यु को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। और जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना इसका तीसरा लक्ष्य है। यानी कि ये क्या है कि इसको 0 करना है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं 30 यानी अब ये यूएनएफपीए जो है यूपीएससी प्रीलिम्स ये सवाल टारगेट कर सकता है कि आपको कि जो 30 है वो किसका लक्ष्य है, ठीक है। ये 30 दे देगा कि 30 ठीक है यूएनएफपीए का लक्ष्य है। तो अब ये आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो ये आपको यहाँ फोकस करना है कि 2030 तक क्या है इसमें कि परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता को समाप्त करना है। प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात जो है मातृ मृत्यु जो हो जाती है, माताओं की जो मृत्यु हो जाती है उसको समाप्त करना, उसको 0 करना है। और जो जेंडर आधारित हिंसा होती है ना, ये महिलाओं के खिलाफ और हानिकारक प्रथाएं होती हैं उसको समाप्त करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है, क्या रिपोर्ट करता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूएनएफपीए ही जारी करता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको 2-3 चीजें देखिए, मैं जो टिक मार दे रहा हूं प्रीलिम्स देख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए है, ठीक। ये लाइन यूएन जो जनसंख्या कोष ने इसकी इंडियाइजिंग रिपोर्ट जारी की है, किसके सहयोग जारी किया इसको देख लीजिए आप लोग, मतलब वृद्धि आबादी में वृद्धों की आबादी में वृद्धि हो रही है, ठीक। इसके साथ प्रीलिम्स में आपको देखना कि ट्रस्ट फंड है, इकोसोक के अंतर्गत में कार्य करता है, यूएन महासभा का निकाय है, ठीक। ये जनसंख्या विकास दर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रोग्राम एक्शन से निर्देशित होता है, 30 इसका लक्ष्य है। और ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी जारी करता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए है। बस प्रीलिम्स के लिए आपका इस आर्टिकल में से खत्म, अब इसमें कुछ नहीं है। अब आपके बाद क्या है, अब आपको सीधे सीधे जो है ये मेंस के लिए ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो अब क्या आता है कि जो वृद्ध की आबादी है, ये मुद्दा उठा, ये सवाल आया हुआ है कि वृद्धों की आबादी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो वृद्ध जनों की आबादी में क्या है कि महिलाओं की अधिक संख्या है। अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में जो क्या है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो महिलाएं काफ़ी अधिक दिन तक जीती हैं। तो ऐसे में महिलाओं के समक्ष क्या है कि बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो जो है विद्यमान है। कैसे, अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको साधारण सी बात बताऊं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है 60 वर्ष तक उसने कार्य किया, 60 वर्ष के बाद वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिली या ना मिली, ठीक है, ये दोनों अलग बातें हैं। अगर वृद्ध हुआ, ठीक है, अगर उसके जो सहारा अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या होता है, वो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाएगी, मतलब वो क्या है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, उसकी कमाई के साधन बंद हो जाएंगे, ठीक है। एकल परिवार जो है जिस प्रकार से एकल परिवार की धारणा पूरे भारत में या पूरे विश्व समुदाय में ये बढ़ती जा रही है, उससे क्या होता है, ये जो है असहाय हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। ऐसे में क्या है कि उनकी यहाँ पे अब गरीबी आ जाती है, गरीबी से जूझने लगते हैं, ठीक है, अकेले जीवन यापन करते हैं, अकेले जीवन यापन करते हैं। और ऐसे में क्या है कि उन्हें जो है पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों से निर्भर रहना पड़ता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि वे जो है हिंसा या जो है मानसिक प्रताड़ना का जो है शिकार होते हैं। आपने ये फ्लो चार्ट देख लिया होगा, मतलब ये सब चेन बना हुआ है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है पहला लाइन कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी जीवन प्रत्याशा अधिक है। तो क्या होता है, वृद्धावस्था में गरीबी हो जाएगी, तो अभी विधवा हो जाती हैं, अकेले जीवन यापन करती हैं, आय का कोई साधन नहीं होता है, संपत्ति भी नहीं होती है, दूसरों पर निर्भर पड़ना पड़ता है, इसलिए उसने मानसिक प्रताड़ना और जो है हिंसा का सामना करना पड़ता है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि
लिख नहीं पाता हूँ यार मैं टैब पे, पेन से लिखने की आदत है, यहाँ राइटिंग अच्छी से नहीं हो पाती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, राइटिंग वगैरह थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, वृद्धजनों की अधिक आबादी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस वालों इसको ध्यान दे दीजिए आप लोग, यूपी पीसीएस में सवाल ये जनसंख्या पे बनता है और ये हमेशा बनता है। तो आपको ध्यान देना कि 2011 की जो जनसंख्या आई थी उसमें क्या है कि जो 71% वृद्धजन की जो आबादी है वो कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। मतलब 100 में से अगर हम 71% अगर हमारी आबादी जो वृद्धों की है वो गाँव में रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो शहरों में रहेंगे वृद्ध उनके तुलना में जो है उनके जो 71% वृद्ध आबादी उसके पास क्या होगी, आय की असुरक्षा होगी, आय की असुरक्षा होगी। ठीक, और जब आय की असुरक्षा होगी तो जीवन यापन स्तर में कमी आएगी, जीवन यापन स्तर में कमी आएगी। ऐसे में क्या होगा कि जो उनका जो देखभाल है गुणवत्तापूर्वक देखभाल नहीं होगा, स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी तो उनका भी देखभाल नहीं हो पाएगा। ठीक, जो उसके अन्य साधनों की जो है वो पहुंच नहीं हो पाएगी, पहुंच में कमी होगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अलगाव से मतलब प्रेरित हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, अधिक संवेदनशील हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उपेक्षा के शिकार होते हैं, हिंसा और जो एकल परिवार है वही सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं ये आती है। तो आपने इसको देख लिया। ठीक, अब आते हैं वृद्धजनों की जो बढ़ती आबादी 2020 और 22 से लेकर के सन 2000 के बीच में क्या है, कुल जनसंख्या में 34% की वृद्धि हुई, और जब क्या है कि 60 वर्ष की आयु के लोगों की क्या है जनसंख्या में 103% की वृद्धि हुई। तो ये बहुत चिंताजनक है। कुल जनसंख्या में 34% हुई वृद्धि, पर 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या में 103% की वृद्धि हो रही है। अन्य क्या है कि एकल परिवार, वही बताया ना आपको कि एकल परिवार का जो चलन है, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कम उपलब्धता है, महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव है, ये क्या करते हैं अकेले, ये जो है अनेक अकेलापन और जो है अलगाव के जो है वो इसमें बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, आर्थिक बोझ आता है, समस्याएं तो हैं इसमें क्या है कि श्रम बल और सार्वजनिक बचत में कमी आती है, आय असुरक्षा होता है, राष्ट्रीय उत्पादकता में भी गिरावट होती है वृद्धजनों की आबादी से। ठीक, स्वास्थ्य और दीर्घकालीन देखभाल क्या होता है कि यहाँ वृद्धजनों को जो है लंबे समय तक स्वास्थ्य देखभाल होती है, देखभाल की जो आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भी दबाव पड़ता है। मनोदशा संबंधी समस्याएं क्या है कि जो है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी से पता चला, लासी के सर्वेक्षण से, कि जो बढ़ती उम्र है उसमें डिप्रेशन के शिकार होते हैं लोग। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो अधिक डिप्रेस्ड अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये सब समस्याएं तो हम जानते ही हैं, यही आपको मेंस में लिख के आना है कि हमारे वृद्धजन की आबादी के समक्ष जो है ये सारी समस्याएं हैं। तो अब क्या है कि अब ये भी तो सवाल पूछ सकता है ना, ये फ्लो चार्ट आप देखिएगा इसको कि जो वृद्धजन के बढ़ते अनुपात में कौन कौन सी चीजें हैं जो कारक हैं जो योगदान दे रहे हैं। तो देखिए, वृद्धजनों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जनन क्षमता में कमी आई है, और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इससे क्या है कि वृद्धजन की जो आबादी है वो बढ़ी है, मृत्यु दर में कमी आई है, जनन जो क्षमता उसमें भी कमी आई है, और वृद्धजनों की जो जीवन प्रत्याशा उसमें वृद्धि हुई। तो इससे क्या है कि जो है वृद्धजनों के अनुपात में जो है ये जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें जो वृद्ध जो आबादी है ये तो बात उठेगी कि जब समस्याएं हो रही हैं तो उसका कुछ समाधान होना चाहिए। यानी जब भारत की जो आबादी है ये अधिकतर जो वृद्ध आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जो वृद्ध आबादी है उसको अवसर में बदला जाए। ठीक है, अवसर में किस प्रकार से उसको बदला जाए, तो हमें क्या करना है, हमें जो है कि 2-3-4 चीजें हैं इसमें बताई गई हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिए, मेंस में लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अच्छे हैं। क्या करना है, हमें जो वृद्धजन है ना उनके द्वारा जो भी संचालित स्वयं सहायता समूह है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह यानी एल्डरली एसएसजी, यानी इसमें क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह है वो जो उसमें वृद्धजन लोग हो उसको बढ़ावा देना है। इनको आजीविका मिशन से भी जोड़ना चाहिए, ताकि क्या है कि जो वृद्ध आबादी है वो भी उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जो वृद्धाश्रम है हमारे यहाँ उसको रेगुलेट करना चाहिए। आपको यहाँ बताया ना, जो सिलेबस में लिखा ना, आपको देखिए आप कि क्या लिखा है, कि इसमें यह लिखा है सिलेबस में कि क्या है कि जो उनके रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, तो विधि उसको हमें क्या करना है, रेगुलेट करना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि विनियामकी जो निकाय है उसको स्थापित करना चाहिए। इसको तथ्य पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमें क्या है कि वृद्धाश्रम के बजाय हमें घरों में रहने की जो है ये वृद्ध आबादियों को जो है अधिक से अधिक मौका मिल सके। सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। अब आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं आपको बता दूं, सिल्वर इकोनॉमी प्रीलिम्स में भी चीज़ें ये बात आ सकती है, सिल्वर इकोनॉमी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, सिल्वर इकोनॉमी में उन सभी आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो क्या होते हैं 50 वर्ष से जो अधिक आयु के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। मतलब
कि अगर 50 वर्ष से अधिक व्यक्ति का कोई आयु है, उसके लिए अगर कोई भी गतिविधि बनेगी, उत्पाद बनेगी, सेवाएं बनेगी, उनके लिए कोई भी जो सुविधाएं होंगी, तो वो क्या होंगी, वो सिल्वर इकोनॉमी में गिनी जाती हैं, उनको सिल्वर इकोनॉमी में बोला जाता है। ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठाना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्ध आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए, उनसे उत्पादकता बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में एकीकरण को जो है ये बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जागरूकता अभियान क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों में उसके लिए जो है अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव है। तो ऐसे में लासी की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि केवल 12% वृद्धजनों को ही भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में जानकारी है। तो जागरूकता अधिनियम जो है इसको बनाना, उसको इसके बारे में जागरूकता अभियान को बढ़ाना है। लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को, वृद्धजन की आबादियों को, खासकर महिलाओं में जो जागरूकता है उसको काफ़ी बड़े स्तर पे जो है ये हमें प्रसारित करने की जरूरत है। अब आप देखिए ये चीज़ को आपको दिखेगा, इसमें आपने सिलेबस में आपने देखा कि सिलेबस में क्या लिखा है कि इनकी रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र और विधि यानी कि लॉ, यानी कौन से लॉ बनाई गई है। ठीक है, तो आपको कौन सी लॉ बनाई गई है वृद्धजन के आबादियों के लिए, उनके लिए जो है ये लॉ बनाई गई है। आप देखिएगा कि क्या यार ये क्या हो रहा है, हाँ इसमें ये बनाई गई है कि आपको देखिए इसमें वृद्धजनों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। ठीक, वृद्धजनों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 ये विधि बनाई गई है। आपने यहाँ पे विधि भी आपने देख लिया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, या तो आप लाखों कोचिंग करिए देकर पैसा, या तो फिर मैं जो ये जो पढ़ाई जा रही है, या फिर आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, अगर खुद से पढ़ ले रहे हैं तो और अच्छा, नहीं पढ़ पा रहे हैं ये वीडियोस पढ़ाई है, आप देखिए इसको बार बार, इसको आप देखेंगे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी से आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बनाई गई हैं, तो आपको इसको थोड़ा फॉलो करना, थोरली फॉलो करना है, आपका सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है स्टैटिक है, उसके लिए मैंने आपको GS4 का जो है प्लेलिस्ट बनाया पड़ा है, GS4 का। आप यूट्यूब वाले चैनल पर जाइए, जो इस पर चल रहा है वीडियो, इस पर प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें GS4 मैंने पढ़ाया है। जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसको मैं पढ़ा दूंगा, और करंट अफेयर के लिए जो है ये तो मैगजीन है ही, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वृद्धजनों की देखभाल के लिए क्या करना है हमें, अनेक कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना है। वृद्धजनों के लिए सेवाओं का विस्तार करना है, देखभाल, क्रेच जैसी सुविधाएं, डे केयर सेंटर और जीवन यापी अन्य सुविधाएं जो है बढ़ाना है। आयु अनुकूल अवसंरचना विकास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कीवर्ड्स है, इसको देखिएगा, आयु अनुकूल अवसंरचना हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि वैश्विक स्तर पर भी कुछ पहले की गई हैं, कौन कौन से पहले की गई हैं उसको आपको देख लेना है। तो भारत की पहले, और जो बताया ना आपको कि सिलेबस में लिखा है डायरेक्ट, तो वैश्विक स्तर पर क्या है, मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन द एजिंग 2002। जो SDG 3 है वो क्या करता है, सभी उम्र के लोगों का स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करता है। आपको सीधे सीधे आपको नोट करना है, ये बात समझ लीजिए, आपको नोट करना है ये इसको कि SDG 3 को हमें वृद्धजन की आबादी में आएगा तो हमें लिखना है मेंस में। SDG 3 इंपॉर्टेंट है, और UN का जो दशक है, संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2020-30 को, इसको भी आपको ध्यान देना है। और भारत ने जो भी विधि बनाई है, जो भी पहले की हैं, उसको आपको जानना तो आवश्यक होता जाता है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट ही है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का उल्लेख है। ये कौन सा आर्टिकल है, DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में। प्रीलिम्स के नजरिए से भी ध्यान देना आपको, और मेंस के नजरिए से तो लिखना ही है आपको कि DPSP में यह उल्लेखित है कि हमें वृद्धजनों की, वरिष्ठ नागरिकों की जो है कल्याण सुनिश्चित करने का राज्य को अधिकार है या हक है, उसको आप उसके प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कानून और नीतियां क्या बनाई गई हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाई गई है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति कब बनाई गई, 1999 में बनाई गई। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष कब बनाया गया, वो 2016 में बनाया गया। अभी सरकार कुछ सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं भी ले रही है। कौन कौन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2007 में चलाई गई थी। ठीक, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इंपॉर्टेंट है आपको पॉलिसीज के लिए, 2017 में चलाया गया था, प्रीलिम्स में भी ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, अटल वयो अभ्युदय योजना चलाई जा रही है, इसमें कई सारी योजनाएं हैं। ये अम्ब्रेला योजना है, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत योजना हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना हो, वयोश्री योजना हो, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका कौशल पहल हो, सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। इसमें किसके अंतर्गत आ रहा है, अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 2021 में चालू की गई थी ये अम्ब्रेला योजना, और अनेक रियायतें और छूट भी दी जाती हैं रेलवे द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और डेटा बैंक को आप देखना चाहेंगे तो डेटा बैंक को आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कितने हैं, 1.1 बिलियन लोग हैं।
20.8% क्या है कुल आबादी में जो है ये हिस्सा हो जाएगा अनुमान। लासी के सर्वेक्षण के अनुसार क्या है कि भारत में है कि 2.5% बुजुर्ग और 8.6% महिलाएं क्या है अकेले रह रही हैं, और बुजुर्ग महिलाएं किसी न किसी प्रकार से जो है 30% महिलाएं और 28% बुजुर्ग किसी न किसी जो क्रॉनिक डिसीज से ये पीड़ित है, यानी दीर्घकालीन जो है बीमारियों से पीड़ित है। तो आपने ये सिलेबस में देख लिया होगा। अब आता है नोबेल शांति पुरस्कार, ये महिला अधिकार पे मिला हुआ है, ठीक है, वुमेन राइट्स पे। किसको मिला है प्रीलिम्स के नजरिए से ये भी जान लीजिए, और साथ साथ मैंने आपको बताया ना कि शुभेद वर्गों में महिलाएं भी आती हैं, तो आप देखिएगा महिलाओं संबंधी मुद्दे ये यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में कहाँ लिखा है, थोड़ा सा बताइएगा तो कमेंट करके। GS2 में तो आपने दिखा दिया मैंने आपको, GS1 में भी ये बातें लिखी हुई हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको GS1 और GS2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 को महिला अधिकारों के लिए मिला है, नोबेल पीस प्राइज वुमेन प्राइज, ठीक है। किसको मिला है प्रीलिम्स के लिए आपको यह ध्यान देना है कि ईरान की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है कौन है, नरगिस मोहम्मदी है, उनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। क्या है कि नरगिस जो मोहम्मदी हैं वो क्या एक वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। वे ईरान में क्या है महिलाओं के दमन से विरुद्ध संघर्ष में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है और सभी के लिए जो है मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष करती रही है। जो नवीन नोबेल समिति है उसने नरगिस मोहम्मदी का चयन किया गया कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का जो नेतृत्व करने वाली महिलाएं उनकी पहचान को मान्यता देने के प्रति प्रतिबद्धता है, उसी को यह दर्शाता है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार क्या है, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित 5 मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक है। वे उनको दिया जाता है जो राष्ट्र के बीच बंधुत्व, अस्थायी सेनाओं को समाप्त करने, कमी करने, पीस कांग्रेस का आयोजन करने और सबसे अधिक प्रचार के लिए कार्य करते हैं। ये पुरस्कार जो है पीस वाला वो व्यक्ति या संगठन दोनों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है। तो नरगिस मोहम्मदी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है ईरान की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है उनको मिला है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक। इसके बाद आता है कि इनको किस लिए मिला है, तो ये महिलाओं के अधिकारों के लिए मिला है। तो अब बात आता है कि वैश्विक महिला अधिकार आंदोलन, इसको आप अपने महिलाओं संबंधी मुद्दों से जोड़ सकते हैं और साथ साथ जो है आप चाहें तो इससे भी जोड़ सकते हैं। जो वृद्धजन से जो आबादी जो बताया ना आपको, उसमें अब जो अन्य सुभेद वर्ग में क्या आती है महिलाएं भी आती हैं, तो उसके लिए भी अधिकारों के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हुई, तो उससे भी आप उसको जोड़ कर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि वैश्विक महिला अधिकार आंदोलन के बारे में देखना है तो अलग अलग देशों में महिलाओं के क्या है अधिकार संबंधी आंदोलनों की सक्रियता में बहुत सारी विविधता पाई जाती हैं। जैसे क्या है उनके ये विविधता कैसे होगी, उनके इतिहास, सरकार के स्वरूप, आर्थिक मॉडल, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप जो है इस चीज़ों पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अब हमें जानते हैं कि जो यूएन वीमेन और नारीवादी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने क्या किया है कि जो मुख्य रूप से महिलाओं के जो अधिकारों को जो वैश्विक आंदोलन हुए उसको कितने भागों में विभाजित किया, 4 चरणों में विभाजित कर दिया, ठीक है। जो विद्वान हैं जो यानी इनके अध्ययन करते हैं, जब हम इनको महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए हैं, जो वैश्विक आंदोलन हुए हैं, उनको 4 चरणों में जो इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो पहला चरण था उस वो कब था, 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में शुरू हुआ, ठीक है। 19वीं सदी मतलब 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी जो है इसके बीच में लगभग क्या है पश्चिमी देशों में मुख्य रूप से इसका शुरुआत हुआ। ये जो पहला चरण था उसका ध्यान किस पर था, इसका ध्यान था कि महिलाओं को किस प्रकार से मताधिकार दिया जाए, वो ऐसे कानूनी मुद्दों पर उनका ध्यान था, मतलब उन्हें वोटिंग राइट्स दी जाए। ये पहला चरण था ये आंदोलन के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या था कि परिवार के भीतर समान अधिकार हो, रोजगार में समान वेतन हो और उच्च शिक्षा तक पहुंच हो, ये सारी मांग जो की गई थी पहले चरण के दौरान की गई थी। ये सब कब शुरू हुआ था, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में पश्चिमी देशों में। दूसरा चरण कब शुरू हुआ, ध्यान देना आपको 1970 और 1980 के दशक में। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पढ़ेंगे तो नारीवादी आंदोलन आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। नारीवादी आंदोलन पढ़ना ही होता है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। तो हमने तो इसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पर उसकी इतनी जरूरत अभी यहाँ नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जो 1970 है 1980 के दशक में दूसरा चरण शुरू हुआ।
ये चरण क्या था? एक व्यापक युवा आंदोलन का हिस्सा था। यह आंदोलन क्या कर रहा था? उच्च शिक्षा के विस्तार से उत्पन्न हुआ था। ये किस लिए था? कि यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन, रंग भेद के विरोध आंदोलन और वियतनाम युद्ध जो हो रहा था उसके प्रेरित था ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे कट्टरपंथी आलोचनात्मक कई प्रकार के थे। इसमें कई सारे जो है मौलिक सिद्धांत इसमें सिद्धांत शामिल हो गए थे नारीवादी विचारधाराओं के। क्या है? स्वायत्तता का समर्थन करना, यानी ऑटोनॉमी को मेंटेन करना, महिलाओं को अपने स्वयं के एजेंडे को परिभाषित करने के अधिकारों को देना। मतलब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने एजेंडों के लिए, अपने जो अधिकारों बात है, अपनी जो मतलब जो भी सारी चीजें समस्याएं हैं उसको खुद ही अपने आप को टैकल करें, इस बात पर ये जोर दे रहा था। ये बात ये भी जोर दे रहा था आंदोलन की राजनीतिक संगठन और पार्टियों में शामिल रहते हुए महिलाएं क्या है? अपने एजेंडे को स्वयं निर्धारित कर दे, ठीक। इस पर भी ये बात कर रहा था, ठीक है। इस चरण की गतिविधियों में क्या है कि न्यायसंगत वेतन और प्रजनन के अधिकार से संबंधित जो अभियान थे उसका समर्थन हुआ। महिला की नित पत्रिकाएं भी निकली, प्रकाशन भी हुआ और बहुत सारी चीजें यहाँ पर 1970 और 80 के दशक में हुई। तीसरा चरण क्या था? 1980 से लेकर के 1990 के दशक गतिविधियों में हुआ। इसके दौरान क्या हुआ? जो नारीवादी थी और नारीवादियां थी और नारीवाद जो विचारधारा है उसका था कि वो लोग सक्रिय राजनीति में क्रमिक रूप से प्रवेश पहले तो नहीं किए थे, पर 1980 और 90 के दशक में क्या हुआ कि ये लोग जो है मुख्य धारा की राजनीति में ये जो है मतलब क्रमिक रूप से प्रवेश पाने लगे और इस पे बात करने लगे, ठीक। नीतिगत मामलों में सक्रियता को महत्व देना, जो पॉलिसीज थी उसको महिला केंद्रित बनाना, ठीक है, वुमेन सेंट्रिक उसको डेवलप करना, जो पॉलिसीज थी इस पर बात होने लगी। ग्लोबल साउथ में नारीवादी आंदोलन और अधिकारों के समर्थकों को मजबूत करने लगी। ग्लोबल साउथ मतलब जो ये वाला ग्लोब का, मान लीजिए ग्लोब है इसमें, ठीक है, ये डेवलप है। ग्लोबल साउथ वाले जो रीजन होता है इसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि महिलाओं से संबंधित अध्ययन को एक विषय के रूप में समेकित करना, ठीक है, इस पर ये बात यहाँ पे होने लगी थी। तो जो महिलाओं पर यूएन के 4 विश्व सम्मेलन हुए, कौन कौन से हुए? मैक्सिको में 1975 में, कोपेनहेगन में 1980 में, नैरोबी में 1985 में और बीजिंग में 1995 में। बीजिंग वाला इंपॉर्टेंट क्यों है कि बीजिंग वाला में जो है बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की गठन की बात की गई थी। प्लेटफॉर्म में एक्शन की बात, इसमें कौन सी बात थी कि महिलाओं के प्रति जो सभी प्रकार के भेदभाव हैं उस पर उन्मूलन पर एक कन्वेंशन बनाया गया, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन था? CEDAW कन्वेंशन, मतलब इससे प्रेरित एक कन्वेंशन है। ये क्या है? एक नीतिगत कार्रवाई है, ये फ्रेमवर्क है। इस पे जो है महिलाओं प्रति जो भी सारी चीजें हो रही हैं, घटनाएं होती हैं, जो भी भेदभाव होते हैं उस पर जो है ये नीतिगत कार्रवाई की गई। इस पे ये फ्रेमवर्क बनाया गया। किस पे बनाया गया? बीजिंग वाले में 1995 में, ठीक है। चौथा चरण क्या हुआ ये बात आप जान लीजिए। चौथा चरण में क्या कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो सोशल मीडिया से जो प्रेरित महिलाएं थी वे अधिकार आंदोलन में एक नए स्वरूप को आरंभ कर दिया, ठीक है। ये क्या क्या थी इसमें? तो जो सोशल जस्टिस है, आप देखिए सोशल जस्टिस की बात आएगी तो आपको GS2 में भी आपको देना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कि सोशल जस्टिस को आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप आएगी सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है कि जो चौथा चरण है उसमें अनेक सोशल जस्टिस संबंधी मुद्दे उभर के आए थे। कौन कौन से आए थे आपको ध्यान देना। इसमें नस्ली समानता आया था, जो नस्ली भेदभाव होता है उसको दूर किया जाए। प्रवासन सुधार, यानी कि प्रवासी लोग जो है ना, समस्या बताया ना आपको, प्रवासी मुद्दे जो है, प्रवासी लोग जो है, ये सारी समस्याएं थी। जनन अधिकार, यानी कि किस जनन अधिकार पे बात हो रही थी, महिलाएं अपने जनन अधिकार पे भी बात कर रही थी। पर्यावरण और LGBTQI समूह जो है इसमें भी ये शामिल हो गए थे, ठीक। तो इसके प्रमुख उदाहरण देख लीजिए। तो क्या है कि ब्राजील में सबसे पहले प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किए गए। भारत में क्या है कि जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। मलावी में देख लीजिए कि LGBT कर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया न्याय और मान्यता प्राप्त करने के लिए। अभी क्या है कि नारीवाद पर अगर बात करें तो निष्कर्ष में जानते हैं कि नारीवाद क्या है कि विवादास्पद राजनीति का पहलू है जो वैश्विक सामाजिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक। इसमें क्या है कि अब निरंतर इसका महत्व बना हुआ है क्योंकि ये जरूरी भी है। हालांकि प्राथमिकताएं और व्याख्याओं में भिन्नता हो सकती है, पर यह बात जान लीजिए कि जो अनेक दशक में अनेक समय में जो भी बातें हुई हैं सब में जो है नारीवादियों द्वारा जो मांग है वो काफ़ी समानताएं हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं वे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं और इनके लिए जो है ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं द्वारा कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो समसामयिक रूप से समस्याएं हैं वो आपको लिख सकते हैं। ये आप सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक, अगर आपको सवाल किसी भी समस्याओं को पूछे ना तो उसको आप फ्लो चार्ट में, अगर मान लीजिए UPSC में सवाल पूछ रहा है, हम लोग सीधे सीधे समझ लिए समस्याएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको लिखना होता है तो आप सीधे सीधे फ्लो चार्ट बना दीजिए। क्या उसको 3 चीज़ों में, एक सामाजिक हो गया, एक राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया,
ठीक है। अन्य चीजें अगर मिल रही हैं मनोवैज्ञानिक वगैरह तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक भी एक हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे एक सामाजिक राजनीतिक दिया है तो मनोवैज्ञानिक भी समस्याएं हैं महिलाओं की समझ। आपने देखा होगा अभी कि जो अवसादग्रस्त जो वृद्ध आबादी उसमें महिलाएं ही हैं और सबसे अधिक महिलाएं जी रही हैं सबसे अधिक अवसाद में। ये बात लासिक की रिपोर्ट में आई थी, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, उसको आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं। यही तो होता है इंटीग्रेशन और वैल्यू एडिशन, यही होता है मेंस में। आपको जितना अधिक आप दिमाग लगाएंगे अपना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो सामाजिक समस्याएं क्या क्या है? लैंगिक भूमिका को लेकर रुढ़िवादिता है, कम लिंगानुपात है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। राजनीति में देखिए तो राजनीति और अन्य सरकारी संस्थानों में सबसे कम प्रतिनिधित्व है। आप उठाकर देख लीजिए भारतीय संसद की जो स्थिति इस समय, अभी तो वर्तमान में जो महिलाएं वो सबसे अधिक हैं। अभी पिछले वाली लोकसभा में आप देख लीजिएगा मात्र 15% से भी कम हिस्सेदारी है, यानी आधी आबादी, यानी हमारे पूरे भारत की जो आधी आबादी वो महिलाओं की है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मात्र कितना है पूरे संसद में? मात्र 8%, 10%, 15%, कभी 50% पहुंचा है नहीं। ये समस्या है। आर्थिक में देखिए महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर और मातृत्व अवकाश का न मिलना, ये सारी समस्याएं जो हैं ये झेल रही हैं। मनोवैज्ञानिक में देखिए अवसादग्रस्त हैं, गरीबी से ग्रसित हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, हिंसा और प्रताड़ना का सामना कर रही हैं, ठीक है, घरेलू हिंसाएं हो रही हैं वहाँ पे, ठीक, उनसे समझ जो है भेदभाव हो रहा है और शोषण हो रहा है, ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी क्या है? स्वास्थ्य संबंधी पहुंच नहीं है, आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है। तमाम मुद्दे हैं, आप इसको लिख सकते हैं मेंस में। सवाल तो आए, सवाल आएगा तो आपको बिल्कुल आप मौका मिलेगा, आप जरूर लिखिए, ठीक। तो भारत में अगर देखें कि महिला आंदोलन का विकास कैसे हुआ, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए कि भारत में क्या स्थितियां रही महिला आंदोलन को लेकर के। तो भारत में महिला आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई कब हुई? 19वीं सदी के लास्ट में हुई, यानी कि 1875 के बाद की स्थितियां आप देखेंगे, यानी 1875 और 85 के बाद से देखेंगे तो ये जो है ये हुई, ठीक है। इस आंदोलन ने क्या किया? समय के साथ राज्य और नागरिक समाज के, सोशल जस्टिस के कई सारे सिविल सोसाइटी के कई सारे जो हितधारक हैं उनको शामिल करते उसमें बदलाव किया। इसके चरण क्या है? प्रथम चरण में देखिए तो इसकी नींव 19वीं और 20वीं शताब्दी के विशिष्ट मुद्दों पर जो है ये सुधार और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन द्वारा रखी गई थी। हमारे यहाँ तो हम तो गुलाम थे, हम तो उपनिवेशवाद का शिकार थे खुद ही, तो हम लोग क्या थे, ये सब चीजें शुरू थी। राजा राममोहन राय ने सबसे पहले इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई। सती प्रथा को बैन किया गया, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई गई। महिलाओं के लिए क्या है कि राजनीतिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार तक की पहुंच के लिए सामाजिक जीवन में महिलाओं को शामिल करना था। ज्योतिबा फुले ने कार्य किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है रमाबाई का नाम आता है, अनेक जो लोग हैं ये महापुरुष ने, जो महिलाएं थी उन्होंने इस पर कार्य किए। शुरुआत देखिए शिक्षाओं से वंचित था, हमारे यहाँ सती प्रथा कितनी घिनौनी कृत्य था, ठीक है। विधवा होने पर महिलाओं को मार दिया जाता था, बाल विवाह की स्थिति थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। ये सारी चीजें जो थी वो उस वक्त भी विद्यमान थी। तो उस वक्त हुआ गांधीवादी जो युग आया, उसमें क्या हुआ? राष्ट्रवादी आंदोलन, महिलाओं ने संगठन बनाया, राजनीतिक अधिकारों और समाज सुधार की गतिविधियों के लिए अपना आंदोलन जारी रखा, ठीक है। एनी बेसेंट से लेकर के जो उन्होंने शुरुआत किया होम रूल लीग का, फिर इसके बाद गांधी ने शुरुआत किया, कांग्रेस में उनके प्रतिनिधित्व बन गए। बहुत सारे लोग महिलाएं भी हैं कि जो उन्होंने अपना अध्यक्षता भी की, सक्रिय आंदोलन बनाया। असहयोग आंदोलन देखिए, सविनय आंदोलन देखिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा, ठीक है। जो आप देखिएगा कि इसमें INA के गठन में भी उसमें बहुत सारी महिलाएं थीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 1857 में देख लीजिए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को देखिए योगदान। तो ये जो है अभी वहां से शुरुआत हुई भारत में, उसके पहले कुछ था नहीं महिला अधिकारों के आंदोलन की समझ, ठीक है। वहां से शुरुआत हुई है और ये ला करके बड़ी वृद्धि हुई है इसमें। इसके बाद दूसरा चरण क्या हुआ कि दूसरा चरण क्या है कि महिला मुक्ति आंदोलन को संदर्भित करता है। 1960 के दशक में शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ कि महिला मुक्ति आंदोलन दूसरा चरण शुरू हुआ 1960 के दशक में। इसमें महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक समानता से भिन्नता थी, ठीक है। इसमें आया कि टुवर्ड इक्वलिटी रिपोर्ट 1974 में आई और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव पर जो कन्वेंशन 1979 में, इसके प्रकाशन ने क्या किया कि स्वायत्त महिला आंदोलन को नए चरण के लिए नैतिक और तर्कसंगत आधार पेशकश की। इसका आंदोलन का प्रभाव क्या था? एक्टिविस्ट जो थी और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा गया। टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ने समकालीन भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति को प्रकट किया। इसमें क्या है? लिंगानुपात में गिरावट, महिला मृत्यु दर, अस्वस्थता की बढ़ती दर, महिलाओं का आर्थिक हाशिए पे होना, भेदभावपूर्ण पर्सनल लॉ, ये सारी खमियों का यहाँ पे जिक्र किया गया। दूसरा इसका चरण का प्रमुख आंदोलन कौन था? 1973 वाला चिपको आंदोलन। इसमें महिलाओं भी थी। इसमें इन्होंने पर्यावरण आपदाओं और आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किया, ठीक। अब ये पहला चरण जो था और दूसरा चरण, उसके बीच प्रमुख अंतर क्या था? इसका अंतर यह था कि पहले चरण का समर्थन महिलाओं की ओर से पुरुषों द्वारा किया गया था, जबकि दूसरे चरण का जो नेतृत्व क्या था, महिलाओं द्वारा व्यापक स्तर पे
खुद महिलाएं और स्वनियोजित महिला संघ यानी सेवा जैसे जो महिला संगठन थे उन्होंने खुद किया, पुरुषों द्वारा समर्थित ना होकर के, बल्कि खुद वो आगे उभर के आई, नेतृत्व उन्होंने किया अपने आंदोलन का। ये बड़ी बात थी, यही राजनीतिक इसमें अंतर है। ठीक, तीसरा चरण का शुरुआत कब हुआ? इसका 1990 के दशक में शुरुआत हुआ। यह कई उत्तर औपनिवेशिक और नव उदारवादी व्यवस्था के उभर कर सामने आया। इसने क्या किया कि इसने यूनिवर्सल वुमनहुड को विचार को खंडित कर दिया। तीसरी लहर ने समाज के जमीनी स्तर पे जो है महिलाओं को औपचारिक निर्णय लेने और शासन का हिस्सा बनाने का अवसर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, और ये स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को शासन व्यवस्था का अंग बनाने, उनके भागीदारी को, उनके नेतृत्व को, उनके प्रतिनिधित्व को यहाँ पे उसने स्थान दिया। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि जो भारत का जो ये पंचायती राज का कानून है, पूरे विश्व में महिलाओं को इतने बड़े स्तर पे प्रतिनिधित्व देने वाला अगर कोई कानून है तो पूरे विश्व में अगर भारत जैसा कोई कानून नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वही है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण है। इसमें महिलाएं खुद भी जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे प्रधानपति और अन्य चीज़ों पे। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये लिखा था कि इसको देखिए कि अरे यार ये देखिए, ये आर्टिकल था मैंने लिखा था, ठीक है, ग्राम पंचायतों की बड़ी जवाबदेही। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है, और अनेक जो है इसमें जो मुद्दे थे उसको मैंने शामिल किया था। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में था ये आर्टिकल। तो आपको इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको आप पढ़िएगा। इसमें से आपको जो है पंचायती राज से चीज़ें जो भी सारी समस्याएं हैं, सारी चीज़ें जो आपका मुद्दे हैं मेंस के लिए, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये आपका आर्टिकल जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम आप जान कर लीजिएगा, स्टडी फॉर IAS PCS। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पंचायती राज पे मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, इसको आप लोग देखना जरूर। ठीक है, इसको आप लोग देखोगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि पंचायती राज किस प्रकार से महिलाओं के समक्ष जो है ये उसने सशक्त महिलाओं को सशक्त करने के दौर में किस तरह से उसने कार्य किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल ये भी है कि कैश कास्ट क्राइम की बढ़ती भूमिका। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल में भी आप इसको देख सकते हैं। यूपी स्पेशल में बहुत सारी समस्याएं इसमें जो थी पंचायती राज में, और अनेक चीज़ें थी, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये आर्टिकल सहारा में था, राष्ट्रीय सहारा में। ठीक है, तो ये पंचायती राज पे है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार से चीज़ें जो हैं, ये देखिए महिलाओं की भागीदारी, यहाँ पे बात की महिलाओं की भागीदारी संबंधी प्रावधान जो है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, जैसे कि सब चीज़ें आपको इसमें सारा जो मुद्दा है ना वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने इस पर आर्टिकल एक लिखा हुआ था। अब जानते हैं कि जो अन्य महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले जो गैर सरकारी संगठन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इस आंदोलन ने क्या किया, दलित और वंचित अधिकारों के महिलाओं जो मुद्दे थे वो भी उसको बढ़ाया। और चौथा चरण जब शुरू हुआ तो वर्तमान में जिस पे बहस चली, इसमें कुछ लोग दावा करते हैं कि ये चौथा चरण 2012 के आसपास शुरू हुआ। इसमें क्या है कि यौन उत्पीड़न, बॉडी शेमिंग और बलात्कार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि चौथी लहर क्या देखना है कि पश्चिम में उत्पन्न हुई थी, सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करके भारत में जो है उभरी। और इसमें प्रमुख कौन सा आंदोलन था, मीटू आंदोलन। इसमें बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राजनेता वगैरह जो है इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स है, लेकिन मतलब सभी लोग इसमें जो है जो भी शिकार बनी थी महिला, उसने प्रमुखता से आकर के सोशल मीडिया पर अपनी बात कही, और बहुत से लोग जो है जेल भी गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये मीटू आंदोलन चला। इस प्रकार से महिलाओं के समक्ष जो है ये सारी मुद्दे थे। तो ये हमने आज पढ़ा महिलाओं के समक्ष मुद्दे। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार से वृद्धजन की आबादी बढ़ रही है, तो ये इनके समझ मुद्दे क्या हैं। और GS2 का हमने जो टॉपिक बताया आपको वो अच्छे से कवर कराया। ठीक है, तो GS2 का उस टॉपिक को हमने इस आर्टिकल के माध्यम से कवर करा दिया है। और आपको उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम पे जो मैंने जो आर्टिकल है मैं उसको शेयर करूंगा, आप उसको पढ़िएगा और जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ भी पढ़ाई जा रही है अच्छी चीज़ें, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उम्मीद है कि सारी चीज़ें हम लोग भी साल भर कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।